ओके गाइस, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे आ गए अब हम। तो अब तक 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं सेक्शन ए के। तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लेना। और ये है 7वां प्रैक्टिस सेट। सारे आप जाके देखना पेपर में जाने से पहले। सारे प्रैक्टिस सेट सेक्शन ए के काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग, बातें बातें इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम टाइम है और वीडियो लंबी हो जाती है। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी का और पूछ रहा है मीडियन क्लास कौन सी, मतलब मीडियन क्लास का इंटरवल कौन सा है। तो देखो इसका वैसे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो यहाँ पर, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है। उसका जो लास्ट टर्म आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 6 7 कितने, 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ ऑड है। ऑड के केस में ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और जो फिर आपका आता है, जो भी आपका आता है उससे जो एग्जैक्ट बड़ी वाली क्लास होती है ना, वही आपकी मीडियन क्लास कहलाती है। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, मीडियन क्लास जब फाइंड करनी होती है ना, मीडियन मतलब बीच वाला हिस्सा, तो इनमें देख लो बीच वाला जो है ना वो ये है 55 और 60। देख लो ना, 1 2 3 इधर और 3 इधर, बीच में यही है, तो यानी ये वाला इंटरवल है 55 60। ये हमेशा सही नहीं होता लेकिन इस केस में सही हो गया ऑड वाले में, ठीक है। तो 55 60 इसका आंसर है। बाकी ट्रेडिशनल या ओरिजिनल तरीका ये है कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उसको n/2 करो, और उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी से जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वही आपका मीडियल क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन इंटीजर चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो 1 और 100 के बीच में अगर हम कोई नंबर चूज करें, एक और 100 के बीच में ध्यान रखना, यानी एक भी चूज नहीं करना, 100 भी चूज नहीं करना। तो बेसिकली यानी 2 से लेके 99 इन नंबरों को चूज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर होते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले देख लो क्या होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउट, टोटल नंबर, टोटल चांसेस, ये होता है ना फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। तो देखो टोटल चांसेस यानी कि ये नंबर टोटल कितने हैं, 2 से 99। तो जब भी ऐसे लाइन सीरीज रखी होती है और हमें देखना होता है कि कितने नंबर हैं, तो हम फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो फाइनल क्या है 99, माइनस इनिशियल क्या है 2, प्लस 1, यानी कि 99 माइनस 2 कितना होता है 97, 97 प्लस 1 98। तो हमें इतना पता है कि नीचे तो 98 आएगा। और एक बार बताऊं, नीचे 98 से ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आप बिना सॉल्व करे भी सीधे ए मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो इसमें 95 है, 97 97 है, तो ए है। बाकी अब देख भी लो नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस 9 कैसे होंगे वो देख लो आप। कह रहा है कि जो हमें चाहिए वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। तो 10 के डिविजिबल देख लो, 2 और 99 के बीच में कौन कौन होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/98, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो जो हमें चाहिए होता है वो ऊपर और टोटल चांसेस नीचे। तो ये लाइन, ये फॉर्मूला याद रख लो टोटल नंबर निकालने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Two different dice are rolled together. The probability of getting a sum of 10 of the number on the two dice is। तो देखो टू डाइस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने अलग वीडियो बना रखी है टू डाइस वाली। जो टू डाइस के क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो जब भी दो डाइस की बात होती है ना, पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। वही अपना नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल आउटकम्स, जो टोटल है वो। तो मैंने आपको उस वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टू डाइस वाले में, उसमें बताया था कि टू डाइस में जो टोटल है वो हमेशा 36 होता है, तो नीचे 36 आएगा टू डाइस वाले में। ध्यान रखना टू डाइस में, क्यों, क्योंकि 6 × 6 = 36 बनता है दो डाइस वाले केस में, तो यहाँ दो डाइस ही चल रहा है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। नीचे तो 36 कंफर्म है टू डाइस वाले में, ठीक है, अनलेस कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अब हमें प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल चांस देखते हैं किस चीज़ का चाहिए। कह रहा है ऐसे पेयर आना चाहिए जब हम दो डाइस फेंकें, दो डाइस जब फेंकें तो ऐसा पेयर आना चाहिए जिनका सम 10 हो। तो जब हम दो डाइस फेंकते हैं तो सम 10 के कितने चांसेस होते हैं, एक चांस तो होता है कि दोनों 5 5 आ जाए, ठीक है, एक चांस होता है कि एक 6 आ जाए, एक 4 आ जाए,
एक चांस होता है कि एक वाले में 4 आ जाए, एक में 6 आ जाए। ये दोनों अलग अलग है 6 4, क्योंकि इसमें 6 फर्स्ट वाले डाइज में है, इसमें 6 सेकंड वाले डाइज में। तो टोटल 3 चांसेस है, फर्स्ट ये चांस, सेकंड ये चांस, थर्ड ये चांस। तो ये 3 ही केस हैं जिसमें कि सम 10 हो जाएगा। तो यानी कि फेवरेबल चांस कितने, 1 2 3, तो 3। तो ये आंसर 3/36। यहाँ काट के लिखा, मैं तो काट दो आप भी। 3/3 1/12, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। समझ गए। इसमें समझने वाली बात ये थी कि 2 डाइस के केस में टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ आया। ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है, तो ये बना लिया हमने सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये कह रहा है इस सेमी सर्कल में कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है हमें, जो इसके अंदर इंस्क्राइब हो सकता है। मतलब किसी सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब यानी लार्जेस्ट ट्राइंगल फिट हो सकता है, उसका एरिया बताना है हमें। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लो हमेशा के लिए लाइफ में, कि सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल जो घुस सकता है वो है, क्या है उसका नाम, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमेशा के लिए याद रख लेना। सेमी सर्कल में जो सबसे बड़ा ट्राइंगल बन सकता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। वो ऐसे बनता है, देखो ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो बेसिकली ये जो पिंक एंगल है, ट्राइंगल है, इसका ही एरिया पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइंगल होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल का हमें एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये बताओ मुझे। हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतना तो पता ही है आपको, हाफ बेस इंटू हाइट। उसके साथ साथ सेमी सर्कल का रेडियस भी दे रखा है आर। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक आर होगा, तो ये पूरा 2r होगा। डायमीटर ही तो है ये सेमी सर्कल का। तो बेस इस ट्राइंगल का, तो ये बेस हो गया। जो ये डायमीटर है ये इस ट्राइंगल का बेस है। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर 2r हो गई। देखते जाओ, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। और हाइट क्या होगी, हाइट ये यहाँ से यहाँ तक हाइट जो खींचेगी ट्राइंगल की, ये हाइट होगी। और यही हाइट ये सेंटर से रेडियस ही तो है ये भी। ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची है रेडियस है। तो यानी हाइट भी आपकी r है। तो बस फॉर्मूला में ये यहाँ पुट कर रहा हूँ, हाफ बेस है ये 2r, हाइट है ये r। सॉल्व कर दो, 2 से 2 गया, r इंटू आर यानी कि r²। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। समझ रहे हो। तो जो सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल हम घुसेर सकते हैं, इंस्क्राइब कर सकते हैं, उस सेमी सर्कल का जिसका रेडियस r है, तो उसका एरिया है r²। अभी हमने फाइंड किया कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। समझ आ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो पीछे आके देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है क्वाड्रेंट के, यानी चौथा हिस्से ऑफ अ वुडन ऑफ स्फीयर की, जिसका रेडियस है 3.5। क्वेश्चन ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इजी। ये आपका स्फीयर है, विजुलाइज कर लो इसको। स्फीयर है ऐसे, स्फीयर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा का टोटल सरफेस एरिया। तो चौथा हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ऐसे ही होगा। यही तो होता है क्वाड्रेंट, चौथा हिस्सा। ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो मैं भी ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा हिस्सा, ये जो पिंक कर रहा हूँ ना, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझ रहे हो। यही तो है चौथा हिस्सा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, फिर नीचे जाओगे तीसरा, और ये चौथा, फोर्थ। तो ये पिंक वाला जो मैंने किया पूरा, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, जो स्फीयर होता है, स्फीयर जो होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर तो चौथा हिस्सा, क्वाड मतलब ही होता है, क्वाड मतलब 4। तो चौथे हिस्से की बात हो रही है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हमें टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर एक ये जो नीचे एक छोटा सा स्फीयर बन गया, ये भी तो होगा, ये हाफ है,
इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ये जो सर्कल बना है नीचे इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो ये हाफ सर्कल है यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली ये वाला को कौन याद रखेगा, ये नीचे भी तो बन गया एक और हाफ, तो ये भी पाई आर स्क्वायर बाय 2 है। तो टोटल सरफेस एरिया ये बनेगा क्वाड्रेंट का। रेडियस की वैल्यू पता है, सीधे पुट करो आंसर निकालो। चलो इसको सॉल्व करो, 4 से 4 कटा तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बाय 2 बाय पाई आर स्क्वायर 2, ये दोनों आधा आधा है तो एक हो जाएगा यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा दोनों मिला के हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। इसमें निकालो आर की वैल्यू 3.5 डालो, पाई की वैल्यू 22/7 डालो, सॉल्व करो। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, 3.5 को मैं 7/2 लिख लेता हूँ, स्क्वायर है आर का तो 2 बार 7/2 लिख दिया। बस अब सॉल्व कर दो, 7 से 7 कटा, ये 11 टाइम्स गया, ये 2 टाइम गया, 11 इंटू 7 77, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात थी कि ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं बनता बच्चों से क्वाड्रेंट का, तो ये दोबारा सुन लेना मैंने कैसे बनाया। देखो टोटल सरफेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो चौथा हिस्सा यानी 4 से हमने डिवाइड कर दिया, छोटा है ना तो डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो दो सर्कल बने, पर ये आधे सर्कल हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना आधा है, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाय 2 एरिया। सिमिलरली इस साइड भी होना ये वाला, वो भी पाई आर स्क्वायर बाय 2, तब जाके टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If sin theta minus cos theta is equal to 0, then the value of sin power 4 theta plus cos power 4 theta is। बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, अब पता नहीं आपको कौन सा इजी लगता है। तो हमें ये दे रखा है और ये फाइंड करना है, तो लिखते हैं भैया sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये sin थीटा है, cos थीटा को उधर भेजा, ये हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो गया। अब इस cos थीटा को मैं अगर नीचे भेज दूं sin के, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आगे चल रहा हूँ, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये थीटा 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो अभी थीटा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री, बस अब इसमें डाल दो थीटा की वैल्यू और सॉल्व कर दो। तो sin 45 कितना होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर क्या है 4, प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर क्या होती है 4। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सॉल्व करना आता है। देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ऐसे फिर 4 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा, फिर इसको जब एलसीएम लेंगे 4 तो 1/2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर रूट सॉल्व करना भी सीखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो बोल रखा है हाइट ऑफ अ टावर और लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो ये टावर ऐसे बनता है, ये बन गया टावर। ठीक है, और शैडो इसकी यहाँ नीचे बनेगी ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसका हाइट ऑफ अ टावर और शैडो का रेशियो क्या दे रखा है 3:1। तो हाइट ऑफ अ टावर है √3, शैडो है 1, और हमें पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऐसे ही बनते थे ना, ये एंगल थीटा मान लो, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब मुझे ये बात बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है बेसिकली, ये नाम दे दो, कंफ्यूज हो रहे हो तो एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें ये ए बी परपेंडिकुलर है, बीसी बेस है। तो हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये थीटा, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थीटा हम लिख लेते हैं tan थीटा एज इट इज, परपेंडिकुलर क्या है √3, बेस क्या है 1। अब मुझे बताओ, यानी क्या बना, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई √3, ये 1 तो नीचे ऐसी है, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है बताओ मुझे। tan थीटा की वैल्यू √3 होती है जब थीटा 60 डिग्री होता है, tan 60 √3 होता है ना, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। समझ गए, इजी था ना क्वेश्चन।
कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए बस, सब कुछ इजी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x इज। तो देखो भाई हमें जीरोस फाइंड करने हैं ऑप्शन में से इस पॉलिनोमियल के। तो देखो एक तरीका तो ये है कि डाल डाल के देख लो, जैसे यहाँ 1 डालो x की जगह 0 आ जाना चाहिए, 4 डालो x की जगह 0 आ जाना चाहिए, 2 डालो x की जगह 0 आ जाना चाहिए। तो ऐसे तीनों को जब हम डालेंगे x की जगह तो तीनों की वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तरीका तो ये है, क्योंकि जीरोस का मतलब वही होता है कि जब उसको हम डायरेक्ट वापस से पॉलिनोमियल में डालें तो वही क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पर 0 की बात हो रही है यानी कि 0 बन जाए। तो एक तो ये तरीका है कि ऑप्शन से आप देख सकते हो, नहीं तो सॉल्व कर दो डायरेक्ट जीरोस को। जैसे इक्वेशन है हमारी, इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्या है, इस x को एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 क्या है 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बन गया। अब ये देखो ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता था ना फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो लगाओ, दूसरे कलर से लगा रहा हूँ। तो एक्स ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2, बस यही है आपका। अब देखो जीरोस मिल जाएंगे, इन तीनों को एक एक करके जीरो को इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो जब इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे यानी कि एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू उधर जाके ये 2 माइनस हो जाएगा, तो एक बार एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। सिमिलरली जब इसको करेंगे, यहाँ पर कर रहा हूँ, एक्स माइनस 2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी 2। तो हमें हमारे तीनों जीरोस मिल गए, 0 माइनस 2 और 2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो ये एपी दे रखा बड़ा अजीब सा, बच्चे तो आधे इसी को देख के डर जाएंगे। तो नेगेटिव टर्म मतलब हमें ऐसा nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इस एपी में जो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है इस एपी में, ए पता है, फर्स्ट टर्म क्या है 20, डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई भी दो टर्म उठा लो, उसका फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, पास पास वाले दो टर्म, तो ये दोनों फर्स्ट वाले उठा लेते हैं। फाइनल क्या है 19 1/4 माइनस इनिशियल क्या है 20, तो 19 1/4 माइनस 20 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका -3/4। जब आप खुद कैलकुलेट करना भाई, इसको फ्रैक्शन को डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आता तो बना के कर लो। 19 × 4 कितना होता है 76 होता है ना, +1 यानी कि 77/4 माइनस 20, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ये हो गया 77, ये हो गया -80, सॉल्व करोगे तो -3/4 आ गया ना, -3/4। तो डी की वैल्यू मिल गई -3/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला ये वाला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी की वैल्यू जब आप पुट करोगे फॉर्मूले में, तो जो आपका एन आएगा वही आपका नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो अब आप ये पुट करना, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और ए एन की जगह पता है आप क्या डालोगे इसमें, इसमें इज इक्वल टू नहीं लिखोगे आप, ऐसे इज इक्वल टू ए एन नहीं लिखोगे इसमें, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है यानी लेस देन 0, तो ऐसे लिखोगे इसमें। देखो ए इक्वेशन कैसे बनेगी, ये ब्लू कलर से बना के दिखाता हूँ आपको। ए इसी में इक्वेशन ऐसे बनेगी, ए यानी कि 20 प्लस एन हमें फाइंड करना है n माइनस 1, डी की वैल्यू -3/4, यहाँ इज इक्वल टू नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यानी कि ए एन जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ए एन जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे बनेगा हमारा, ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 से लेस देन होगी ना, इसलिए ये वाला साइन है, इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। वैसे आपके आई थिंक बोर्ड में आने की कम चांस है, आईसीएससी वालों के ज़्यादा आएगा ये इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई वालों के आएगा कि नहीं आएगा आई डाउट। एनीवेज फिर भी आना चाहिए आपको थोड़ा से नए नए क्वेश्चंस देखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² + 4x + k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट होगा इसका, ये इसने क्वेश्चन में बता दिया, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती थी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ये d की वैल्यू होती है और रियल रूट।
ठीक है, जब ग्रेटर देन होता है तो अनइक्वल टू डिस्टिंक्ट रूट बनते हैं, और जब इक्वल टू होता है तो इक्वल रूट बनते हैं, लेकिन रियल होते हैं, तो इसलिए दोनों कंडीशन एक साथ डाल दी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डी के फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही डाल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बस ये अप्लाई करोगे आपको के की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ये 4, तो बी की वैल्यू आ गई 4। सी क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर के, तो सी की वैल्यू होगी के। तो बस यहाँ डालो ये एबीसी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 का स्क्वायर डायरेक्ट ले देता हूँ, 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है रियल रूट की, और यहाँ क्वेश्चन में क्या रखा है कि रियल रूट आएंगे। तो 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 के उधर चला जाएगा 4 के, और यहाँ से कटेगा 4 4 जा, तो यानी कि k इज, यहाँ पर ये बना ना, k इज लेसर देन इक्वल टू 4, k इज लेसर देन इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं ना आपको छोटे मोटे सॉल्व करने, बी है इसका आंसर। सॉल्व किया हमने इसमें वैल्यू पुट करके, यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, k इज लेसर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है एक्स और वाई की वैल्यू, यानी बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के बड़े सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके इस साल कोर्स में है नहीं, तो हम यहाँ इसको करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये सेकंड है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 14। मैं मान के चल रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस 2, ये आ गई x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड इसीलिए तो बोलते हैं, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो x की वैल्यू निकाली ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 3, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 3y प्लस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 14। अब इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, 3 इंटू 3y 9y, 3 इंटू 2 6, माइनस बाहर y एज इट इज, और राइट हैंड साइड में 14 एज इट इज, 9y और माइनस y 8y, और ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 8, तो यहाँ से y की वैल्यू 8 8 कटा 1, तो y की वैल्यू मिल गई 1। अब देख लो किसी, चलो कोई नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 5 है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, y की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ y की वैल्यू 1 आ गई, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, x की भी आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये बस आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है वैसे आपका। अगर आपने बाकी के सारे सेट किए होंगे ना, तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे, याद ही हुए होंगे अब तक, तो इतने सारे सेट देख लोगे तो यहाँ पर हमें कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, और सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, सम है 3 और प्रोडक्ट है -10। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना आपको, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, याद कर लो ये, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस
प्लस है, ध्यान रखना है, एक बार माइनस एक बार प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये फॉर्मूला है, इससे आपकी डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है। बस अब पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज, सम ऑफ जीरोस क्या है 3, तो 3 एक्स का एक्स एज इट इज प्लस का प्लस एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -10, तो ये -10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गैस क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0, और हमें बताना है ये ऑप्शन में से कि इन दोनों पेयर का क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होंगे, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, ये बताना है हमें। तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, हमने बहुत बार देख लिया है वो। तो इसका तरीका ये होता है कि मान लो दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देख लो, मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अगर दो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, ऐसे दो इक्वेशन हो, ये जनरल में लिखी हुई है, तो कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2, ये a1 a2 है ना, जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 c2 आ जाए, तो हम कह देंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंडीशन आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। सिमिलरली ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो हम कह देंगे, बोलो क्या बोलेंगे इसके, फिर हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो हम कह देंगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो हम चेक करके देख लेते हैं इनमें से कि भाई क्या कंडीशन आएगी इन दोनों इक्वेशन में, और मार्क कर देंगे टिक। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया कॉन्सेप्ट, अब इसको मिटा दूं। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब याद होगा। तो अब देखते हैं, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं, x प्लस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 5x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम चेक करते हैं a1 क्या है, फर्स्ट वाली का x कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो a1 अपॉन a2 यानी कि 5, ये देखते हैं क्या आएगा, इज इक्वल टू लिख देते हैं भी अपॉन b1 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन 10, वो भी 1/5 होगा, 2 अपॉन 10 तो 1/5 होता है ना, 1/5। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, इज इक्वल टू 5 अपॉन 25, c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 5 आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये बन गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन होती है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में मेरी बात? ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और आप इसे चेक कर सकते हो कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन है दोनों, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब ये एक के ऊपर एक लाइन होगी, पहली लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन ऐसे एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो रही होगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब वही होता है जहाँ पर लाइन मीट कर रही होती है। तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन है, ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 इज इक्वल टू, ये तो कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, 2πr, बस सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे? चलो मैं ही करता हूँ। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 4 44, ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। याद रख लो सारे फॉर्मूले, पेरीमीटर का है 2πr सर्कल के, याद होने चाहिए फॉर्मूले सारे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है, तो बनाते हैं फिगर।
पहले हम बना लेते हैं सर्कल। सर्कल सर्कल, मेरे तो सर्कल भी आलू जैसे बन रहा है। ठीक है, विजुलाइज करो, ये सर्कल है। तो ये है सर्कल, तो इसमें होगा सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड हमने बना दी, ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को ऐसे दो पॉइंट पे काटती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। इसका नाम दे दिया ए बी। ये कॉर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है सेंटर पे, सेंटर पे। तो यानी कि ऐसे सेंटर पे इसका एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। और एक और चीज बोल रखी है कि जो सर्कल है इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है वही रेडियस होता है, तो यानी ये 10 है। या सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक लाइन जो जाती है वो रेडियस होता है, ये भी 10 है। तो ये 10 है, ये 10 है, और ये ओ नाम दे दो, और ये ए ओ बी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो सीधे पाइथागोरस क्यों नहीं लगा देते आप? परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनस। तो बेसिकली हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर लो। तो हाइपोटेनस क्या होता है, पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यहाँ भी 10 का स्क्वायर है 100, तो यानी कि 200 इज इक्वल टू ये ए बी, हाइपोटेनस का है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 200 है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा 200। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 200। अब इसको स्क्वायर रूट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 10 इंटू 10 100 इंटू 2 ही 200 लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 10, और ये 2 अकेला है तो अंदर रूट में रह जाएगा, तो 10 रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट वगैरह कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। If 6 times the sixth term of an AP is equal to 9 times the ninth term, then find its 15th term. दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन है एपी का ही। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको जब मैं एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा था उसमें भी कराए थे। ये जो सिक्स्थ टर्म होता है, बेसिकली हमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सिक्स्थ टर्म यानी कि n की वैल्यू 6 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लिखूँ यहाँ सिक्स टर्म ए सिक्स टर्म यानी कि a6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a, n की वैल्यू हम 6 डालेंगे तो 6 माइनस 1 और d, यानी कि a प्लस 6 माइनस 1 5d। तो 6 टर्म की वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस 5d। तो ये पूरा ऐसे सॉल्व करने के बजाय आपको हमेशा ऐसे याद रखना चाहिए, जब भी 6 टर्म बोले तो a प्लस 5d, जब भी 9th टर्म बोले तो एक कम कर दो 9 में से, a प्लस 8d। ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहिए, आता ही इस फॉर्मूले से ही है। ये से मैंने आपको कौन सा समझाया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया, प्लेलिस्ट में जाके देखना। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे करते जाओ। लिखा हुआ है इफ 6 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म, तो 6 टाइम यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा सिक्स्थ टर्म, यानी कि a प्लस 5d। अभी बताया कैसे आता है, 6 टर्म यानी 6 में से 1 माइनस करो तो a प्लस 5d। तो 6 टाइम द सिक्स टर्म यानी 6 टाइम द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल, इज मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम में इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 9 टाइम्स यानी कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है द नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म यानी कि a प्लस 8d। अभी बताया था कैसे आता है ये, और हमें फाइंड करना है 15th टर्म। 15th टर्म मतलब a प्लस 14d। बेसिकली ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, a प्लस 14d। 15 टर्म मतलब a प्लस 14d। यहाँ तक बात ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये जो हमने पढ़ के इक्वेशन बनाई, 6 टाइम द सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, बना दी हमने। अच्छा जी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये 6a प्लस 30d ब्रैकेट खोला बस इज इक्वल टू यहाँ पर 9a इज इक्वल टू 72d, 9 8 जा 72। ठीक है, तो भैया माइनस माइनस में आएगा शायद, चलो करते हैं देखते हैं। तो ये 9a को अगर मैं इधर भेजूं तो 6a माइनस 9a कितना हो जाएगा, -3a। और इस 30d को उधर भेजूं तो 72d माइनस 30d कितना होगा, 42d। यही होगा ना। इसको और सॉल्व करो, ये 3 से कटेगा 14 टाइम्स, तो क्या बना, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, -a इज इक्वल टू 14d
इसको ऐसे थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, a इज इक्वल टू माइनस उधर भेज दो -14d। तो a की वैल्यू आ गई -14d और हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस 14d। तो बस खत्म बात हो गई। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा, इस a की वैल्यू को जो हमें चाहिए 15th टर्म क्या होता है, a प्लस 14d होता है ना, तो इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्लू से -14d प्लस ये वाला 14d तो है ही, तो -14d और प्लस 14d कट के 0 आएगा। तो यानी 15th टर्म की वैल्यू है 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसको पेपर में आने की चांसेस है, और सिर्फ एमसीक्यू में नहीं, 2 मार्क में 3 मार्क में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेना समझ नहीं आया तो। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो दूसरी वीडियोस थी ना, चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा था, प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें भी बहुत कराए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 4 एंड 6 10 इज। डायरेक्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट के फॉर्मूले पे। मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ऐसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ दो पॉइंट ये हैं, तो x1 इसको ले लो, y1 इसको ले लो, x2 इसको ले लो, y2 इसको ले लो, सीधे फॉर्मूले में पुट करो। तो फॉर्मूले में पुट करो बस, x1 क्या है -2, x2 क्या है 6/2, y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 10/2। यही आंसर, सॉल्व करके देख लो भाई इसको। -2 प्लस 6 कितना होता है 4, 4/2 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 प्लस 10 कितना होता है 14, 14/2 7, तो 2 और 7 है मिड पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा 2 और 7। डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद रख लेना, 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए खत्म है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं ना, जो 19 और 20 क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन की उसकी अलग वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना। अच्छा जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एचसीएफ ए और इस नंबर का है 2, और एलसीएम है ए और इस नंबर का, ए है 9 नहीं है, यहाँ भी ए है। तो एचसीएफ ऑफ ए और 18 है 2, और एलसीएम भी ए और 18 है 36। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी दो नंबर का एचसीएफ है, जैसे यहाँ दो नंबर है मान लो ए और बी, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से उन्हीं दो नंबर के, तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का। ये होता है फॉर्मूला, समझ लो फॉर्मूला, दोबारा समझाता हूँ। दो नंबर का एचसीएफ, सेम दो नंबर का एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम दो नंबर के एलसीएम से, तो वो जो दो नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 क्या है 2, एलसीएम ऑफ ए और 18 क्या है 36, और वो दो नंबर क्या है, एक नंबर तो हमें पता है ए है, और दूसरा नंबर हमें पता है 18 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। तो ये 18 2 जा, और ए की वैल्यू आ गई 2 × 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, समझा क्या नहीं। कोई भी दो नंबर का एचसीएफ और उन दो नंबर का एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो खत्म होती है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी खत्म होता है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, करके जाना जरूर, काफ़ी इंप्रूव होंगे मार्क्स आपके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम से थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रखा करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।